आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 11वां चैप्टर चल रहा है और 11वां चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जटिल भी है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तो ही आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जितने भी वीडियो मैंने 11 चैप्टर के पढ़ा दिए हैं आप उनको देखें, उतारें, अपने नोट्स को कंप्लीट करें और फिर आप आगे बढ़ें। कुछ स्टूडेंट्स बीच में देखते हैं तो वो बीच में न देखें। जैसे हमारा जो लेसन नंबर 1 चल रहा था तो मैंने प्लेलिस्ट में क्लास 12th नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में लेसन 1 से लेकर अब तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको क्रमानुसार सेट कर रखा है। आप वहाँ से उन एक एक वीडियो को देखते हुए चलें। उन प्रत्येक की पीडीएफ, प्रत्येक के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ उपलब्ध है। वहाँ से नोट्स को अपनी कॉपी में उतारते रहें और अपने नोट्स को फुलफ़िल करें। आपको ये सब कर लेने के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ लेने के बाद किसी और जगह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ में जो हम आज 1 से लेकर 7-8 चैप्टर तक हम लगातार पढ़ा था हमने, फिर 9-10 को हमने छोड़ दिया। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पहले 11वां चैप्टर पढ़ाया जाए, इसलिए मैंने ये 11वां चैप्टर शुरू किया है। तो आप पहले वो जो शुरू के 8 चैप्टर हैं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो शुरू के जो 8 चैप्टर हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर कवर करें और कवर कर लेने के बाद आप इस चैप्टर पर आएँ। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि 1 से 8 तक का आप एक अलग कॉपी डाल लें ताकि उसमें 1 से 8 तक का मैटर आ जाए और 11वें चैप्टर से एक नई कॉपी डाल लें। तो आपको डबल काम करना है, इधर से 11वां चैप्टर भी शुरू करना है और वहाँ से जो चैप्टर चल रहा है पहले से 8 उसको कंप्लीट करना है। तो 2 कॉपी आपको डालनी होंगी ताकि साथ साथ भी आपका काम चलता रहे जो हम पढ़ रहे हैं और पहले का काम भी आप कवर करते हैं। और अगर आपने पहले का काम कवर कर रखा है कंप्लीट तो फिर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की बात हम इसके अंदर करने वाले हैं। ये एक गोलीय पृष्ठ है, मतलब कि ये गोले जैसा है और यहाँ ये डॉटेड जो आपको लाइन दिख रही है इसका मतलब यहाँ ये गोलीय पृष्ठ है और इसके इधर ये कंप्लीट एक अलग से माध्यम है जो कांच का बना हुआ है। इस गोलीय पृष्ठ के जो बाहर है वो वायु उपस्थित है। इस गोलीय पृष्ठ को APB से रिप्रेजेंट किया गया है। P इस गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है। ध्रुव P से होकर जाने वाली ये जो लाइन जो आपको दिख रही है ये इसका मुख्य अक्ष है। बिंदु D पर मैं एक अभिलंब का निर्माण कर रहा हूँ और किसी भी गोलीय पृष्ठ पर जो अभिलंब बनाया जाता है वो अभिलंब उसके वक्रता केंद्र C से होकर गुजरता है। तो ये एक अभिलंब का निर्माण मैंने कर रखा है जो वक्रता केंद्र C से गुजर रहा है, अर्थात ये एंगल जो है C के साथ 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि किसी भी गोले को अगर उसके सेंटर से मिलाएं, जैसे मान लीजिए ये देखो ये कोई गोला है, जैसे ये कोई गोला है, इस गोले को अगर मैं इसका ये सेंटर है और यहाँ से ये कोई लाइन मगर खींचूं तो ये लाइन इसके साथ यहाँ इस रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात यहाँ स्पष्ट हो रही है। तो अभिलंब वही होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। क्लियर? इसके अलावा देखिएगा आप ये O एक बिंदु बिंब है। बिंदु बिंब का मतलब क्या है कि जैसे वहाँ पर हम बात करें, अब तक तो हमने ऐसा बिंब बनाया था, है ना, ध्यान होगा आपको। अब तक तो हमने ऐसा बिंब बनाया था लेकिन इस बार हम ऐसा बिंब नहीं बनाकर बिंदु बिंब बना रहे हैं, अर्थात यहाँ छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब से प्रकाश निकलता है, ये समझ सकते हो। और जो ऐसा बिंब होता है ये वास्तव में एक मोमबत्ती होती है जो यहाँ से जलती है, ये मोम का टुकड़ा है। क्लियर? इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये O एक बिंदु बिंब है जिस पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। तो उस बल्ब से चारों तरफ लाइटें निकलती हैं, चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकलती हैं, लेकिन वो किरण जो यहाँ O से निकलकर इस बिंदु D पर आपतित हो वो मैं बना रहा हूँ और वो किरण है ये OD, यहाँ से चली और यहाँ तक चलेगी। ठीक है, ये इसका अभिलंब है। अब आपने ये देखा कि ये किरण यूँ सीधी चली जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन चूंकि ये विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब चूंकि ये था, ये वाला अभिलंब था, तो ये अभिलंब की ओर झुककर ये किरण ऐसे आ गई है और बिंदु इस पर पहुंच रही है और इस बिंदु पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
आप कहोगे सर एक ही किरण से प्रतिबिंब कैसे बना? भाई यहाँ से ये किरण ऐसे गई, फिर ये ऐसे आ गई, तो एक किरण से प्रतिबिंब कैसे बना? तो समझो आप, इस O से एक किरण ये भी चल रही है, ये सीधी जा रही है, ये ध्रुव पे घुस रही है, और ध्रुव पर जो एंटर होती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ये आप जानते हो, और ये सीधी आगे निकल गई है। इस बिंदु I पर ये वाली किरण और एक ये वाली किरण एक दूसरे को काट रही है, इस वजह से यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा आपको? आगे देखो, ये आपतन कोण I है और ये इसका अपवर्तन कोण R है। यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं। उन एंगल्स को देखिए आप, ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है, और ये एंगल है गामा। गामा है, क्या है ये? गामा एंगल। 3 एंगल है। देखो ये तो I और R है जो अब तक होते आए थे, एक्स्ट्रा जो है वो अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ते थोड़ा हम। माना AB कोई गोलीय सतह है, ये AB क्या है बेटा? गोलीय सतह है, जो N1 तथा N2 अपवर्तनांक वाले 2 माध्यमों को पृथक कर रही है। इसका मतलब भी समझ लो आप कि यहाँ पर ये जो वायु मान रहा था मैं, इसको तो मैं N1 अपवर्तनांक का माध्यम कह रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ कांच मान रहा था उसको मैं N2 अपवर्तनांक का माध्यम कह रहा हूँ, और ये जो गोलीय पृष्ठ है ये इन दोनों माध्यमों को पृथक कर रही है। वायु और कांच क्यों लिखा? अगर नहीं लिखता तो भी काम चल जाता, बस ये समझो आप कि अलग अलग, ये जो माध्यम है वो N1 अपवर्तनांक का माध्यम है, और ये वाला जो माध्यम है वो N2 अपवर्तनांक का माध्यम है। तो यहाँ कह रहे हैं माना AB कोई गोलीय सतह है जो N1 तथा N2 अपवर्तनांक वाले 2 माध्यमों को पृथक कर रही है। माना O कोई बिंदु बिंब है तथा I इसका प्रतिबिंब है, तब हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू dp अपॉन OP। देखो आपको करना क्या है, चित्र आपके सामने है, उसमें आपको tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा तीनों की वैल्यू रखनी है। और tan में क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, L, AL, K के हिसाब से, लाल बटा कक्का सभी जानते होंगे आप ही। तो इसमें इसके आधार पर जो tan थीटा जो बनता है वो वास्तव में L अपॉन A के बराबर होता है। L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। तो लंब बटे आधार, देखो अल्फा ये है बेटा, ध्यान से समझते चलना। अल्फा ये है, अल्फा के सामने, कोण के सामने की भुजा तो क्या होती है बोलो? लंब होती है, आपको बता रखा है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बच गई जो आधार होती है। तो ये एंगल है, एंगल के सामने की भुजा ये है DP, इसलिए यहाँ लिख दिया DP लंब की जगह। और आधार क्या है इसका? OP, तो लिख दिया यहाँ OP। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर लिख दिया मैंने DP अपॉन OP। अब इसी प्रकार tan बीटा बराबर, देखो बीटा दिख रहा है आपको, तो बीटा ये अगर है तो वही DP अपॉन PC, तो ये हो गया DP अपॉन CP या PC जो भी लिख दिया मैंने, tan बीटा DP अपॉन CP। तीसरा है हमारा गामा, तो ये गामा ये है, तो ये हो जाएगा DP अपॉन PI, DP अपॉन PI, तो ये लिख दिया DP अपॉन PI। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। क्लियर? अब ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। सबसे शुरुआत इसमें जो आपने डायग्राम बना लिया था, उस डायग्राम में जो आपने अल्फा, बीटा और गामा जो आपने दिखाया था वहाँ पर, वो जो अल्फा, बीटा और गामा है, इस अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर आप tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। लिखनी आपको सबसे पहले यही है, जिसको मैं समीकरण नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज ODC में। ODC देखिए कहाँ पर है, ODC, O, D और C दिख रहा है त्रिभुज आपको। O यहाँ से गया D, यहाँ से गया C और ये वापस आया O, बन गया एंगल। अब इसमें बात समझो आपकी, त्रिभुज का जो तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हो। तो इसमें ये तो अल्फा हो गया, ये क्या है? बीटा। तो अल्फा और बीटा को जोड़ लो, साथ में ये जो एंगल है ये वाला, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखो आप, ये एंगल I है, तो बच गया जो क्या होगा? 180 माइनस I। तो आप क्या कहोगे कि 180 माइनस I प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। देखो ये बात यहाँ लिखी थी, 180 डिग्री माइनस I प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? 180। 180 से 180 कट गया, तो I बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 2। I बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 2। क्लियर?
अब आगे चलिए आप त्रिभुज CDI में, CDI का मतलब और देखो आप, CDI देखो इधर त्रिभुज में C रहा, D रहा और I रहा, इसमें भी एक चक्कर है क्या, ये तो R है, ये गामा है और ये एंगल एक्स्ट्रा है, ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा रहेगा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा प्लस R प्लस गामा बराबर 180। देखो यहाँ पर 180 माइनस बीटा प्लस R प्लस गामा बराबर 180, 180 से 180 कट गया और यहाँ पर आ जाएगा R बराबर बीटा माइनस का गामा। समझो इस बात को, R मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये कट ही गया था, माइनस का बीटा जब इधर गया तो प्लस का बीटा हो गया और प्लस का गामा इधर गया तो माइनस का गामा हो गया। इस प्रकार से देखो R का I का मान निकाला मैंने और R का मान मैंने निकाला, इन दोनों को मैं समीकरण 2 व 3 से रिप्रेजेंट कर, क्योंकि आगे चलने पर हमें साइन I अपॉन साइन R के आधार पर ये I और R की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इस तरीके से इन दो त्रिभुजों की सहायता से हमने आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R की वैल्यू को फाइंड आउट किया। क्यों, आप इसको सोल्व करके किसका मान रखोगे तो आपको I और R का रखना है, न कि अल्फा बीटा का। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए आप स्नेल के नियम से क्या होता है, n1 साइन I बराबर n2 साइन R, ये आप जानते होंगे अच्छे से, स्नेल का नियम हमने आपको पढ़ाया था पहले भी ऐसा। तो अब इसमें देखो जब कोण अल्प होता है, जब कोण अल्प होता है तो साइन I के बराबर और साइन R के बराबर होता है, इसको भी लगभग बराबर दिखाओ। ये समझो आप इस बात को मैं, हालांकि मैंने पहले ही बताया था, देखो मैं फिर लिख देता हूँ, एक बार एक साथ लिख देता हूँ इस बात को, तो समझो इसको कि जब थीटा अल्प हो, जब थीटा अल्प हो, थीटा अल्प हो तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के, टेन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के और कोस थीटा लगभग बराबर होता है 1 के। ये तीनों बातें आप एक साथ याद रखो, कई बार हमारे काम आती है कि जब थीटा अल्प होता है ना तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा कि जब कोण अल्प हो तो साइन I के बराबर है और साइन R के बराबर है। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो तो बन गया n1 साइन I प्लस बराबर n2 साइन n1 I बराबर n2 R, और इसको कहती है समीकरण नंबर 4। क्लियर। अब I और R का मान हमने पिछले पेज पे देखा ही था, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 का मान 4 में रखने पर n1 का n1, I बराबर वहाँ था अल्फा प्लस बीटा, n2 का n2 और R बराबर वहाँ था बीटा माइनस का गामा, जो मैंने रख दिया यहाँ पे। क्लियर। आगे समझो कि जब थीटा अल्प होता है तो अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा। अब ये भी आपको बताया था कि भाई देखो टेन थीटा बराबर थीटा होता है, याद है, देखो ये लिख रखा, टेन थीटा लगभग बराबर थीटा होता है। तो जब थीटा अल्प होती है, कोण कम होता है, तो टेन अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा के। तो यहाँ पर जो अल्फा है ना उसकी जगह तो टेन अल्फा रख दिया, यहाँ पर जो बीटा है उसकी जगह टेन बीटा रख दिया, फिर ये n2 का n2, बीटा की जगह टेन बीटा और गामा की जगह टेन गामा यहाँ पर हो गया है। अब ये टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा की वैल्यू समीकरण 1 में शुरुआत में हमने लिख दी थी, उसको उठा लो। तो समीकरण 1 से n1 की जगह n1, टेन अल्फा की जगह हो गया dp अपॉन OP, ये हो गया dp अपॉन CP, और ऐसे इसको भी मैंने उतार दिया है। क्लियर। अब आप देख रहे हो dp 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 और dp चारों तरफ है, दोनों साइडों में, तो dp अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा वो समझो कि ये n1 था, इसको अंदर लेके जाओ तो n1 अपॉन OP बनेगा प्लस n1 अपॉन CP बनेगा बराबर n2 अपॉन CP बनेगा और n2 अपॉन PI बनेगा माइनस के साथ। क्लियर। अब आगे समझो आप, आगे क्या है कि इसमें जो चित्र था अपना OP, O तो बिंदु बिंब था और P क्या था, ध्रुव। तो वास्तव में OP ध्रुव से बिंब की दूरी थी, और ध्रुव से बिंब की दूरी को सदैव U से लिखते हैं, ये बात आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। पर चूंकि ये अपोजिट साइड में है, प्रकाश के किरणों की दिशा के चलने की अपोजिट साइड में, इसलिए चिन्ह परिपाटी से ये माइनस U के बराबर है, पहला काम। दूसरा C क्या है, वक्रता केंद्र है,
और पी क्या है, ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वो वास्तव में आर के बराबर होती है। पर ये तो चूंकि प्रकाश की किरणों की दिशा में चलना पड़ रहा है, भाई अपन पी से सी पर जाते हैं ना, तो तब जाके आर आता है, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं, आपको मैंने पहले बताया था। तो जब पी से सी की ओर जाएंगे तो उसी साइड में प्रकाश की किरण जा रही है, इसलिए आर रहेगा पॉजिटिव। क्लियर। तीसरा है पी आई। पी आई क्या है, पी आई वास्तव में, पी तो है आपका ध्रुव, आई है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, और चूंकि इसी दिशा में प्रकाश की किरण जा रही है, इसलिए वी क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका ओपी सीपी पी आई की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी थी ना, वो अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये लाइन कैसी तैयार होगी देखो आप, देखिएगा। और ये तैयार हो गया अब n1 अपॉन माइनस का u। क्लियर। n1 अपॉन आर, n2 अपॉन आर और माइनस n2 अपॉन वी। मैंने वैल्यू ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सेटलमेंट बैठाना है, तो कैसे बैठेगा, n2 अपॉन वी जो है ये माइनस का है इधर, इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। तो n2 अपॉन वी, ये माइनस वाला ऐसे कैसे उतार लो, माइनस n1 अपॉन यू। क्लियर। बराबर, अब n2 अपॉन आर, इसको इधर ले जाओ, माइनस का n1 अपॉन आर। क्लियर हो गया काम। अब देखो आगे, अब मैंने क्या किया, इसको यू का यू उतार रखा है, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, इन दोनों में r आ जाएगा एक साथ, और ये हो जाएगा n2 माइनस n1, समीकरण नंबर 5। और समीकरण 5 वक्रित पृष्ठों के लिए मान्य है। मतलब कि जो वक्रित पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन हम पढ़ रहे थे, उसके लिए ये फॉर्मूला मान्य है। तो ये टॉपिक काफ़ी जटिल था, आपको ध्यान देना पड़ा काफ़ी। किताब में आपको बिल्कुल भी समझ में ढंग से नहीं आएगा, किताब में काफ़ी जटिल दे रखा है। इसको काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं इसको सिंपल कर पाया हूँ। तो आप इसे ध्यान से समझें और इसको उतारें अपनी कॉपी में। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। कमेंट सेक्शन में कुछ बातें आ रही हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का कोई क्वेश्चन है वो बताने हैं, एक दो बातें और, तो मैं देखता हूँ, इसका वीडियो भी जल्दी बनाऊँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।